हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होता क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम आपके जो भी बॉल्ड एरिया होता है उसमें हम जो फॉलिकल्स को इम्प्लांट करते हैं, फॉलिकल को ट्रांसफर करते हैं, जो कि आपकी बैक ऑफ स्काल्प या बियर्ड एरिया के अंदर हो सकता है। अब जब भी कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचता है तो हमेशा ये डिजायर रहती है कि हम इसका बेस्ट रिजल्ट कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जिनको आप फॉलो करके अपने हेयर ट्रांसप्लांट से बेस्ट रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले जब भी हम रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि यू शुड चूज द राइट सर्जन फॉर दिस सर्जरी। जो भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है वो आज के टाइम में कौन करने वाला है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या वो परफॉर्म करने वाला एक प्लास्टिक सर्जन है, क्या वो सर्जरी को करने वाला एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, क्या वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, क्या वो डेंटिस्ट है, क्या वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, क्या वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, या वो एक टेक्नीशियन है। क्योंकि अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, सिर्फ दो ही स्पेशलिटी जो कि एक प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसको करने के लिए सर्टिफाइड है। तो जब भी आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट को प्लान करें, हमेशा ये चेक करें कि जो इस सर्जरी को परफॉर्म करने वाले हैं केवल प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट से ही आप अपनी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी कराएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो और आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाएँ। सेकेंड है कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन किस टेक्निक से होता है। बहुत सारे नाम के साथ टेक्निक्स आजकल डॉक्टर्स उसको पब्लिसाइज करते हैं, बट ओवरऑल इन जनरल अगर बात की जाए तो सिर्फ दो ही टेक्निक हैं जिससे हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है या हो सकता है। वो टेक्निक्स हैं FUE और FUT। FUE का मतलब होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और FUT होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। इसमें बेसिक फर्क ये है कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन में हम पंचिंग मशीन के द्वारा सिंगल फॉलिकल्स को हार्वेस्ट करते हैं और उन फॉलिकल्स को फिर आगे स्लिट्स बना के जो भी आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया होता है, जो भी जिस एरिया में रिक्वायरमेंट होती है उस एरिया में उसको इम्प्लांट किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो FUT है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हमें आपकी एक स्ट्रिप ऑफ स्किन जो निकालते हैं, मतलब एक स्किन की पट्टी को एक्साइज किया जाता है, निकाला जाता है, उस एरिया को बाद में स्टिच किया जाता है और उस पट्टी में से स्लिवरिंग के द्वारा उन फॉलिकल्स को अलग अलग सेपरेट किया जाता है और फिर उसको इम्प्लांट किया जाता है। इन दो टेक्निक्स में अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जैसे कि FUE टेक्निक के अंदर आपको एक लीनियर स्कार आता है, बट साथ ही साथ आपको इसके अंदर आपकी जो यील्ड ऑफ ग्राफ्ट है, मतलब जो ग्राफ्ट जो आपको मिलने वाले हैं हमें लगाने के लिए, उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो सकता है। ये सिर्फ प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ये सर्जरी एक सोफिस्टिकेटेड सर्जरी है। नॉर्मली ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि इसमें मैन पावर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, बट इसमें रिजल्ट्स ओवरऑल ज़्यादा अच्छे आते हैं। आपका अमाउंट ऑफ जो फॉलिकल है, अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट है, वो हम ज़्यादा इससे अचीव कर पाते हैं। बट क्योंकि इसके साथ एक लीनियर स्कार रहता है तो इसके साथ पेशेंट का डिस्कस किया जाता है और पेशेंट को अगर लगता है कि वो इसके लिए एक्सेप्टेबल है तो हम FUT करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली पेशेंट में FUE प्लान किया जाता है। कुछ पेशेंट के अंदर जिसमें हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा यील्ड की रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम FUT और FUE को कंबाइन भी कर सकते हैं। सिर्फ यही तीन टेक्निक्स हैं जो अवेलेबल हैं। इनको बहुत ही अलग अलग डिफरेंट नेम से क्लिनिक्स या डॉक्टर्स भी अपने आप उसको पब्लिसाइज करते हैं या अपने नाम से उस टेक्निक्स को बताते हैं, बट इन टोटलिटी अगर बात की जाए तो FUE, FUT और कॉम्बिनेशन ऑफ FUT टेक्निक्स ही हैं जो जिससे हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। की अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाले हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए सोच रहे हैं और आप स्मोकिंग करते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल की कंजप्शन को बहुत कम करना पड़ेगा। स्मोकिंग तो हम यूजुअली पेशेंट्स को मना करते हैं और सर्जरी से पहले भी कम से कम 2 to 3 वीक्स तक पेशेंट को स्मोकिंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की कोई भी तकलीफ है तो आपको ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल में करना चाहिए अपने हाइपरटेंशन से पहले। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं या किसी मेडिसिन से अगर आप एलर्जिक हैं तो ये डॉक्टर्स को, जो भी सर्जन आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हैं उनको आपको डिटेल में पहले से बताना चाहिए ताकि इन मेडिसिन का यूज़ ना करें। आपको एक हेल्दी डाइट को फॉलो करते रहना चाहिए जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन का प्लान करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको कुछ मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हैं, जैसे कि फिश ऑयल हो गया, कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी ग्रीन टी, कोई भी हर्बल प्रोडक्ट, क्योंकि ये सारी मेडिकेशन वो मेडिकेशन हैं जिससे आपकी ब्लड की थिनिंग होती है और आपके जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है उस सर्जरी को परफॉर्म करने के अंदर। तो इन सब मेडिकेशन को हम बंद करने के लिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। आपको भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसी मेडिकेशन अगर ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करें। आप जिस दिन भी अपनी सर्जरी कराने वाले हैं अपने स्कैल्प को अच्छे से शैम्पू करके जाएं ताकि बाद में कोई इन्फेक्शन वगैरह का चांस ना रहे। तो ये भी आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसको लोकल हाइजीन को मेंटेन खुद से करना है।
आपको ट्रांसप्लांट सर्जरी के पहले एडिक्वेट स्लीप भी लेना चाहिए, आपको प्रॉपर्ली रिलैक्स होकर सर्जरी के लिए जाना चाहिए, और आपको कोई भी टाइट टी शर्ट या कोई भी हाई नेक शर्ट जो है वो आपको पहन के नहीं जाना चाहिए। पोलो शर्ट्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं तो आपको शर्ट उतारने में मुश्किल होती है, क्योंकि स्कैल्प के ऊपर इमीडिएटली एक ड्रेसिंग वगैरह भी आती है। अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको पोस्ट सर्जरी क्या रिकवरी टिप्स फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका रिजल्ट जो एक परफेक्ट आए, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। सबसे पहले तो आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराएं, अपनी लाइफ में से 1 या 2 दिन आप अपने लिए रेस्ट करने के लिए निकालें, ताकि आपको हीलिंग का टाइम मिल सके। बहुत सारे लोग बहुत रश आउट करते हैं कि आज हमने ट्रांसप्लांट कराया, हम अगले दिन से अपना काम करना चाहते हैं। जब भी आप कोई भी सर्जरी करा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करने का, थोड़ा सा बॉडी को हील करने का टाइम देना चाहिए। 1 से 2 दिन का टाइम आप अपने लिए निकालें, जिसमें आप प्रॉपर्ली रेस्ट करें। बहुत ज़्यादा अपने स्कैल्प को बेंड ना करें, क्योंकि उससे करने से आपको स्वेलिंग होती है। बहुत से लोग की आदत होती है कि इमीडिएटली सर्जरी करने के बाद ही नेक्स्ट डे से मोबाइल का बहुत एक्सेसिव यूज़ करने लग जाते हैं, तो वो भी हम मना करते हैं। अगर आपको मोबाइल यूज़ करना है तो आप उसको लेट के यूज़ कीजिए। अगर आप कुछ ऐसे जॉब में इन्वॉल्व हैं जिसमें लैपटॉप का यूज़ करना है, तो लैपटॉप की हाइट जो है वो अपने आई लेवल के ऊपर आके उसके ऊपर काम कीजिए। आप बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ को अवॉइड कीजिए जहाँ बहुत डस्ट होता है, और थोड़ा एक दिन के लिए अपने आप को बॉडी को टाइम दीजिए। थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड लीजिए आप अपना। तो ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके रिकवरी टिप्स बहुत फास्ट रहते हैं। पेशेंट को नॉर्मली हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद 5th डे पर बुलाते हैं, जिसमें हम उसकी ड्रेसिंग को निकालते हैं, उसको एक हेड वॉश दिया जाता है। उस हेड वॉश को एक्सप्लेन भी किया जाता है कि आपको कैसे इस हेड वॉश को करना है। नॉर्मली हेड वॉश करने का प्रोटोकॉल हमारे होता है कि फर्स्ट हेड वॉश 5th डे किया जाता है, उसके बाद हम एवरी 3rd डे पेशेंट को बोलते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए वो अपने घर पर हेड वॉश करें। जैसा कि हमने समझाया है, 16 डे ऑनवर्ड्स से लेकर 30 डे तक हम बोलते हैं पेशेंट को एवरी 2nd डे हेड वॉश कीजिए, और 1 मंथ ऑनवर्ड्स हम पेशेंट को बोलते हैं आप डेली हेड वॉश कीजिए। यूजुअली पेशेंट में, मेजॉरिटी पेशेंट में 1 मंथ के बाद कोई स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जैसे भी आप नॉर्मल डेली हेड वॉश करते थे वैसे ही करते रहते हैं। कुछ हम इसमें हेयर स्टिमुलेंट जैसे कि PRP थेरेपी या मल्टी विटामिन के कोर्सेज हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जो कि हम 6 मंथ तक मल्टी विटामिन के कोर्सेज देते हैं, जो हम 3 वीक्स पे स्टार्ट करते हैं और 6 मंथ तक कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ PRP के कुछ सेशन दिए जाते हैं, ताकि जो भी हमने फॉलिकल इम्प्लांट किए हैं उसको न्यूट्रिशन बेटर मिले, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, और साथ ही साथ आपके एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स हैं वो भी मेंटेन रहे, वो भी स्टेबलाइज रहे। जब भी हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 5 डेज के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, कुछ प्रोबायोटिक दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है, एंटासिड दिया जाता है, एक 10 डेज के लिए मल्टीविटामिन का कोर्स भी दिया जाता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस को भी पेशेंट को फॉलो करना चाहिए अगर उसको पूछ के लगता है, क्योंकि ये भी आपके रिजल्ट्स को बेटर करने में, रिजल्ट को परफेक्ट लाने में हेल्प करते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। अब मैं बताने वाला हूँ व्हाट आर द रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जिससे कि आप अपने रिजल्ट को परफेक्ट कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमें इसमें शैम्पू का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए। तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, आपका शैम्पू एक ब्रांड शैम्पू होना चाहिए, विदाउट एनी केमिकल्स होना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेबी शैम्पू एक ऐसा शैम्पू होता है जो ऑलमोस्ट केमिकल फ्री होता है, और बेबीज़ के लिए अगर वो हार्मफुल नहीं है तो आपके स्कैल्प के जो ट्रांसप्लांटेड है उनके लिए भी बिल्कुल हार्मफुल नहीं होगा। तो आप उसको जैसे भी डॉक्टर्स बताते हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स है कि एवरी 3rd डे यूज़ करना है या एवरी 4th डे हेड वॉश करना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रही बात डाई की, तो पेशेंट बहुत सारे रहते हैं कि अगर कि हम अपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है तो हम अपने नॉर्मल हेयर में जो ट्रांसप्लांटेड नहीं है, साइड के जो बाल हैं, उनमें हम अपनी डाई का इस्तेमाल फिर से करना शुरू कर सकते हैं। तो डाई एक तरह का केमिकल होता है। डाई हम एज ए डॉक्टर हम हमेशा मना करते हैं कि डाई से आपके जो नॉर्मल एग्जिस्टिंग फॉलिकल भी प्लस ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल की हेल्थ में हमेशा डैमेज होता है। ऐसा नहीं है कि आप सराउंडिंग एरिया में कर रहे हैं, मेन एरिया को छोड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्मफुल इफेक्ट सब जगह जा सकता है। तो जहाँ तक हो सके आप डाइस का इस्तेमाल को ना कीजिए, और अगर बिल्कुल भी आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम उस डाई का इस्तेमाल कीजिए। रही बात ऑयल लगाने की, तो ऑयल आप कोई भी नेचुरल हर्बल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्लैंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अंदर कोई भी किसी चीज़ का मिक्सचर ना हो, कोई ऐसा अडल्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, कोई वैसा नहीं होना चाहिए कि बहुत परफ्यूम के साथ है। तो आप नॉर्मल कोई भी ब्लैंड हेयर ऑयल यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, उसमें हमारी तरफ से कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हम पेशेंट को कुछ मल्टीविटामिन की कोर्सेज भी देते हैं, जो हम नॉर्मली 6 मंथ्स के लिए खाने के लिए देते हैं। ये बेसिकली लो डोज साइक्लिकल विटामिन थेरेपीज होती है, जो कि एक पेटेंटेड फॉर्मूला है, जो कि हम अपने सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। ये पेशेंट की ओवरऑल हेयर की ग्रोथ में, जो हमने ट्रांसप्लांट किया उसको और एग्जिस्टिंग हेयर की ग्रोथ के अंदर भी काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ हम पेशेंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि जब भी आपके ग्रोथ हो जाती है, जबकि आपकी हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है, तो भी अगर आप कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, जेल्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, तो वो बहुत जेंटल होना चाहिए, ताकि वो आपके ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स को डैमेज ना कर पाए। फ्रेंड्स, अब मैं बताने लूँ व्हाट आर द हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, जिससे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जो है ओवरऑल विद टाइम जो है परफेक्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है, और लॉन्ग टाइम तक वो सस्टेन रहेगा। ऑलमोस्ट आपके
लंबे समय तक आपके बाल जो है वो मेंटेन रहेंगे, ट्रांसप्लांटेड भी और आपके अपने बाल भी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हमारे फॉलिकल्स की ग्रोथ में, हमारे बालों की ग्रोथ में हमारी डाइट का बहुत रोल है। आपको एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट भी हैं। आपको एक्सेसिव अल्कोहल और एक्सेसिव स्मोकिंग के कंजप्शन से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ों से आपके बालों की ग्रोथ जो है वो हैम्पर होती है और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत नुकसान करता है। आपको अपना स्लीप पैटर्न के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब तो नहीं है। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप और आपकी क्वांटिटी ऑफ स्लीप बहुत मैटर करती है हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स में भी और अदरवाइज ऑल्सो भी आपकी हेयर ग्रोथ में, क्योंकि हमारी हेयर बहुत सेंसिटिव है हमारे स्लीप पैटर्न के डिस्टर्बेंस के साथ ही साथ हमारे हेयर बहुत सेंसिटिव है हमारे स्ट्रेस लेवल के साथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस की। जितना भी आप स्ट्रेस का अमाउंट कितना है प्लस आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, वो स्ट्रेस किसी भी तरह से हो सकता है। आपका करियर रिलेटेड हो सकता है, आपका स्टडीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, आपका रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है। उन सब स्ट्रेस के अंदर हमारा हेयर फॉल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, हमारी हेयर क्वालिटी बहुत हैम्पर करती है। तो आप इसके लिए भी कई मेथड्स हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आप स्ट्रेस को एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट आप उस स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएँ, ताकि ओवरऑल आपकी जो हेयर की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहे। आपने जो भी ट्रांसप्लांट कराया है उसके रिजल्ट जो है वो बेस्ट आए, आपके परफेक्ट रहे और मेंटेन रहे उसके रिजल्ट। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने आप को अगर पॉसिबल एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिम के अंदर भी रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, ये सर्कुलेशन स्कैल्प में भी बढ़ता है, फॉलिकल्स को भी ज़्यादा बेटर सप्लाई मिलती है। तो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज रेजिम के अंदर रहते हैं तो आप अपने हेयर की क्वालिटीज़ को, हेयर की ग्रोथ को बेटर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हार्श केमिकल्स के यूज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब आपको कुछ शैम्पू जो भी यूज़ करनी है या जो भी यूज़ करना है वो आपका एक माइल्ड शैम्पू होना चाहिए, ऑर्गेनिक शैम्पू होना चाहिए, हर्बल शैम्पू होना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब आपको लगता है कि आपकी हेयर की ग्रोथ, ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ पूरी हो चुकी है, मतलब 1 ईयर हो चुका है, उसके बाद भी जो आपको नॉर्मल शैम्पू की तरफ जाना है तो बहुत केमिकल वाले शैम्पूज को नहीं इस्तेमाल करना है। कोशिश करना है कि ऐसे शैम्पूज यूज़ किए जाएँ जिसमें केमिकल कम से कम मात्रा के अंदर है। हम पेशेंट्स को नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ हेयर स्टिमुलेंट्स का यूज़ करने के लिए बोलते हैं। हेयर स्टिमुलेंट्स कुछ भी नहीं होते बल्कि मल्टीविटामिन के कोर्सेज होते हैं, प्लस हम पीआरपी की सेशंस भी पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं। यूजुअली 2 मंथ्स के गैप पे, 4 मंथ्स के गैप पे, 6 मंथ, 8 मंथ और 12 मंथ के गैप पे, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल ग्रो कर रहे होते हैं। इसके बाद भी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हेयर फॉल हो रहा है या आपका हेयर फॉल होने लग गया है या आपको लगता है कि आपको मुश्किल हो रहा है, कुछ आपको नॉर्मल से ज़्यादा हेयर फॉल लग रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें और कुछ समय के लिए ये सेशन लेना, 1 या 2 सेशन लेना और कुछ समय के लिए मेडिकेशन को दोबारा स्टार्ट करना आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज़ नॉट हार्मफुल। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको हमेशा फ़ायदा ही रहेगा। और लास्ट जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप इसमें यह है कि यू शुड बी इन द फॉलोअप योर सर्जन। जो इससे भी आपने करवाया है उसमें आप उनके फॉलोअप में रहें। अगर आपको लगता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराने के लगभग 1-1.5 साल बाद भी आपको ऐसे लगता है कि अब आपका एकदम से हेयर फॉल शुरू होने लग गया है, एरिया बॉल्ड होने लग रहा है, या आपको लगता है कि रिजल्ट वैसा नहीं है जैसा इमीडिएटली था, तो आप इमीडिएटली अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलें। कभी कभार बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे फैक्टर होते हैं, कोई डिजीज प्रोसेस में आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ लग रही है, विटामिन की डेफिशिएंसी ऐसी हो रही है जिसके कारण से एकदम से मैसिव हेयर फॉल आ रहा है, या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोई स्ट्रेस आ रहा है जो कि आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, बट आपके प्लास्टिक सर्जन उसको रिकग्नाइज कर लेंगे और उसके लिए जो भी रेमेडियल मेजर्स हैं वो आपको सजेस्ट कर देंगे, ताकि आपके जो भी फॉल इमीडिएटली फॉल हो रहा है फॉलिकल्स वो वापस आ जाएं और आपका जो रिजल्ट जो है वो मेंटेन रहे। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को बेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट में सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं, हम उसका आंसर करते हैं। थैंक यू।